पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो मेटल्स की जब हम बात करते हैं, मेटल्स अर्थात जब हम धातु के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक चीज समझना है कि मेटल्स वो होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज कर देते हैं, अर्थात जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हो, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, त्यागने की प्रवृत्ति हो, ठीक है, प्रवृत्ति। तो उनको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली हम उनको बोलेंगे मेटल्स, ठीक है। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसी को हम क्या बोलेंगे, बेसिकली मेटल्स बोलेंगे। तो जनरली जो भी मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और साथ ही साथ क्या बनाएंगे, वो पॉजिटिव आयन बना लेंगे। क्या बना लेंगे, पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो पॉजिटिव आयंस से एक प्रॉपर्टी हमको समझ में आ गई, क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी, ठीक है, पॉजिटिविटी। बोलने का मतलब क्या है, इसको हम बोल सकते हैं विद्युत धनात्मकता। क्या बोल सकते हैं, विद्युत धनात्मकता। तो ये एक प्रॉपर्टी आपको यहां पर दिख रही है कि मेटल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज करके, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। बोलने का मतलब पॉजिटिव आयन बनाने की जो टेंडेंसी रखते हैं आफ्टर इलेक्ट्रॉन लूजिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये क्या करेंगे, बेसिकली इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में पॉजिटिव आयन बनाने की प्रवृत्ति रखेंगे। एग्जांपल के तौर पे सोडियम जो है ये अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो वो क्या बन जाएगा, सोडियम प्लस आयन बन जाएगा, ठीक है। जनरली हमने इसको देखा है कि आयन्स कैसे बनते हैं, इसको मैंने आपको बताया था। तो यहां से हमको ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। सिमिलरली जस्ट अपोजिट, देखिए मेटल्स अगर आप समझ गए तो जस्ट अपोजिट उसका क्या हो जाएगा, नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स को हम क्या बोल सकते हैं, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की अर्थात ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, अधातु बोलेंगे। और ये क्या बनाएंगे, ऋण आयन, नेगेटिव आयंस फॉर्म करेंगे, मतलब उनमें इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की प्रॉपर्टी होगी। मतलब अगर आप एक समझ रहे हैं तो उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल्स आ जाएगा। तो ये तो फंडामेंटल डिफरेंस हो गया मेटल्स और नॉन मेटल्स पे। नाउ आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं यहां पर उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज का यहां पर हम कंपैरिजन करने वाले हैं, ताकि आपको यहां पर चीजें समझ में आ जाए कि हम क्या देखने वाले हैं। तो जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलने का मतलब क्या है, हम भौतिक गुण की बात कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है, भौतिक गुणों की बात कर रहे हैं, भौतिक गुणों की हम यहां पर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो यहां पर दोनों का हम एक साथ चर्चा करेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो सबसे पहली बात हम जहां पर जो करने वाले हैं वो उसके फिजिकल स्टेट को लेकर है, फिजिकल स्टेट अर्थात उसकी भौतिक अवस्था को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो भौतिक अवस्था को लेकर जब हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, जो मेटल्स होते हैं, जो धातु होते हैं, ठीक है, धातु के बारे में अगर हम बात करें तो धातु क्या होते हैं, जनरली ठोस अवस्था में आपको देखने को मिलते हैं। सामान्यतः अगर हम देखें तो धातु ठोस अवस्था में देखने को मिलते हैं, जबकि हम अधातु की बात करें, अधातु की बात करें तो अधातु आपको कुछ आपको ठोस अवस्था में, कुछ आपको द्रव अवस्था में आपको देखने को मिलेगा और कुछ आपको गैसीय अवस्था में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जनरली अवस्था पे हमने बात कर लिया। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो भी चीज हम बात कर रहे हैं ये रूम टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर बोलने का मतलब क्या है, कमरे के ताप पर हम सामान्यतः हम जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसमें हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर आप देख लेंगे सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, लेकिन एक्सेप्शन भी है और ये अपवाद आपको जानने बहुत जरूरी है, आपको याद रखना है। तो जब हम धातु की बात करेंगे ना तो धातु में क्या अपवाद है और अधातु में क्या अपवाद है, इन चीजों को आपको याद रखना है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मरकरी, ठीक है, मरकरी और गैलियम ये जो है ना बेसिकली सॉलिड नहीं होते हैं, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो अगर पूछा जाए कि कौन से मेटल्स इनमें से जो है सॉलिड नहीं है, ठोस नहीं है, तो कौन सा होगा, मरकरी, ठीक है, जिसको हम पारा भी बोलते हैं, और गैलियम, इनको आपको याद रखना है। तो मरकरी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मरकरी किस फॉर्म में होता है, मरकरी जिसको हम Hg भी बोलते हैं, ये मरकरी जो है या पारा इसको हम बोलते हैं, ये बेसिकली लिक्विड रूप में होता है। मेटल्स होने के बावजूद भी क्या होता है, लिक्विड रूप में। आपने थर्मामीटर देखा होगा, थर्मोमीटर में एक लिक्विड होता है, वो लिक्विड क्या और कुछ नहीं, वो क्या होता है, बेसिकली मरकरी होता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो भी प्रेशर मेजरमेंट करने वाला जो
जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें भी क्या होता है, मरकरी होता है, ठीक है, तो वहां पर उसका इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स में अगर हम बात करें तो ये सॉलिड की तरह एज वेल एज गैस की तरह, ठीक है, और कुछ जो है लिक्विड की तरह भी जो है रहता है, ठीक है। इसमें आपको एक्सेप्शन याद रखना है ब्रोमीन के बारे में, ठीक है। जनरली अगर हम बात करें तो ये सॉलिड और गैस के रूप में रहते हैं। देखिए सामान्यतः जब हम सामान्यतः बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये ठोस रहेगा सामान्यतः, और ये या तो ठोस रहेगा या तो गैस रहेगा। द्रव भी बहुत कम रहते हैं, लेकिन द्रव में कौन है, तो द्रव में आपको याद रखना है कि जो ब्रोमीन है ना वो उसका एग्जाम्पल है कि ब्रोमीन जो है वो क्या है, बेसिकली द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये जनरली पूछा जाता है, ठीक है, आपको यहाँ पर याद रखना है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सेकेंड नंबर की जो है प्रॉपर्टी, जिसको हम बोल रहे हैं घनत्व, डेंसिटी की बात करते हैं। देखिए जो ठोस होगा उसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब जो सॉलिड होगा, हार्ड होगा, उसका डेंसिटी भी क्या, डेंसिटी मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, जैसे आप मानिए आप किसी ईंट को देखते हैं, ठीक है, या किसी पत्थर को देखते हैं, स्टोन को देखते हैं, तो आपको दिखता है कि उसके मॉलिक्यूल्स जो है बहुत पास पास होंगे। जबकि अगर हम गैस की बात करें तो हम गैस में जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पास एयर है तो हम आसानी से अपने हाथ को मूव कर सकते हैं। क्या आप किसी सॉलिड के अंदर, मान लीजिए आप रेत है और रेत के अंदर अगर आपने जो है सैंड के अंदर अगर आपने हाथ अपने डाल लिया तो आपका आसानी से मूव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, हम बोल सकते हैं कि डेंसिटी जो होती है, अगर हम बात करें किसकी, धातु की, उच्च होती है। क्या होती है, उच्च होती है। और अधातु की बात करें तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, निम्न होती है, लो होती है। इसको भी आपको याद रखना है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तीसरे पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट मतलब आपका क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक। और जो आपका अगला है बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट मतलब आपका हो गया क्या, यहाँ पर क्वथनांक हो गया। और साथ ही साथ हम किसकी बात कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, मतलब गलनांक की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दो पॉइंट हैं, एक गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब आपका क्या हो जाएगा, गलनांक, जिस टेम्परेचर पे वो गल जाए, ठीक है। और दूसरा टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, दूसरा नेक्स्ट जो है किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वथनांक की। तो दो ये टेम्परेचर हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि गलनांक और क्वथनांक क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस मेल्ट हो जाए, गल जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, उसका बेसिकली गलनांक बोलेंगे। बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलेंगे, द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंसेस बेसिकली बॉइल्स, मतलब उस टेम्परेचर के बाद में। बॉइलिंग का मतलब क्या है कि जो लिक्विड जो है बेसिकली वो किस में कन्वर्ट हो जाए, हम बोल सकते हैं एक प्रकार से अगर हम बात करें तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पर आपको समझना है जिसके मॉलिक्यूल जितने पास पास होंगे, जिसके मॉलिक्यूल जितने क्लोज होंगे और जितना वो हार्ड होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का दोनों क्या होगा, हाई होगा। मतलब एक प्रकार से बोले तो धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो क्या होगा, हाई होगा। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्शन गैलियम एंड सीजियम, ये आपको यहां पर जो है याद रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का। नाउ अब हम बात करते हैं नॉन मेटल का। तो नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, सिंपल सी बात है, इसका कम होगा, इसका अधिक होगा। एक्सेप्शन क्या है, डायमंड एंड ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट इसका जो है एक्सेप्शन है, अपवाद है। हीरा सबसे ज्यादा कठोरतम सब्सटेंस है, मतलब सबसे ज्यादा अगर हम कठोर पदार्थ पूछें तो क्या है, हीरा है। तो हीरा को अगर आपको क्या करना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जानना है, तो ये बहुत ज्यादा क्या होता है, हाई होता है, उच्च होता है, जो कि अपवाद के स्वरूप में आ जाएगा किसमें, नॉन मेटल्स में। एक्सेप्शन की तरह उसको जो है ले लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मेलेबिलिटी और डक्टिबिलिटी। फोर्थ पॉइंट यहां पर मैं अलग से जो है आपको बता रहा हूं, इसको याद रखना है। मेलेबिलिटी का मतलब होता है आघात वर्धनीयता, ठीक है, आघात वर्धनीयता। इसका मतलब क्या है, वर्धनीयता। ये जो है आघात वर्धनीयता की जब हम बात करते हैं, और डक्टिलिटी मतलब तन्यता, तो इसको आपको समझना है कि आघात वर्धनीयता वो प्रॉपर्टी है, मेलेबिलिटी जो है वो प्रॉपर्टी है, वो गुण है, मतलब कि किसी भी सब्सटेंस को जब आप हैमरिंग करते हो, चोट पहुंचाते हो, तो वो बिना ब्रेक हुए
एक पतली शीट में कन्वर्ट हो जाए, चादर में ये क्या हो जाए, वो कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी, आघात वर्धनीयता अर्थात आघात सहने की क्षमता एक प्रकार से बोलते हैं, जिसमें वो क्षमता हो। तो वो किसमें होती है, मेटल्स पे। मतलब सिंपल सी बात है, जो प्लेट्स होती है या जो आप देखते हैं शेडिंग जो होती है वो मेटल्स की बनी हुई होती है। मतलब हम मेटल्स को एक सिंपल प्लेट के रूप में ढाल सकते हैं उसको चोट पहुंचाकर। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि मेलेबिलिटी जो है, जिसको हम सीट में कन्वर्ट कर सके, चादर में परिवर्तित कर सके, उसको आघात वर्धनीयता बोलते हैं। डक्टिलिटी, ड्रॉन इनटू वायर्स अर्थात जिसको हम तार के रूप में खींच सके, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिससे हम तार बना सके। तो जनरली हम देखते हैं कॉपर का वायर होता है, आयरन का वायर होता है, एल्यूमिनियम का वायर होता है, ये सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स है। मतलब हम बोल सकते हैं मेटल्स के अंदर में एक प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, तन्यता की, जिससे हम उनको तार के रूप में जो है ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो वही हमने बोला कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, मेटल्स की है। अर्थात मेटल्स आघात वर्धनीय, मेलेबल भी हैं और तन्य भी हैं, डक्टाइल भी हैं। जबकि आपको ये जो है नहीं मिलेगा, ये मेलेबल और डक्टाइल नहीं होते, इसको आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब क्या होगा, चालकता। चालकता की अगर हम बात करें तो यहां पर हीट और इलेक्ट्रिसिटी, दो चालकता की बात करेंगे। मतलब कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स दोनों के अच्छे कंडक्टर होते हैं। अगर मेटल की बात करें तो मेटल कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ, अर्थात धातु जो है उष्मा और अगर हम बात करें विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक मतलब जिससे आसानी से चालन हो सके। तो उष्मा का भी चालन हो सकता है और एज इट इज हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का भी वहां पर चालन हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं मेटल कैन कंडक्ट बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसको आपको याद रखना है। जबकि अगर हम बात करें तो दीज आर द पुअर एंड बैड कंडक्टर्स बोल सकते हैं, या फिर पुअर या फिर बैड या फिर खराब या कुचालक हम इसको बोल सकते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, एक्सेप्ट ग्रेफाइट आपको याद रखना है। मतलब अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट जो है यहां पर अपवाद के रूप में हमको सब में निकलता हुआ दिख रहा है। तो ग्रेफाइट जो है ये अगर हम बात करें इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। जनरली अगर आप देखे होंगे कि जो बैटरी आती है यूज एंड थ्रो वाली, उसमें अगर आपने उसको कभी खोला होगा तो आपको पता चलेगा कि बीच में एक कार्बन की रॉड होती है, जो ग्रेफाइट की रॉड होती है, जो हम एज ए इलेक्ट्रोड उसको इस्तेमाल करते हैं बैटरी में। तो ये जो है आपको यहाँ पर उसका एग्जांपल मैं यहाँ पर बता दिया। लस्टर मतलब होता है चमक, ठीक है। तो चमक अगर हम बात करें तो शाइनिंग नेचर, जिसमें चमक होती है उसको हम लस्ट्रस बोलते हैं, लस्ट्रस, ठीक है। तो यहां पर धातु जो है इनमें क्या होता है, चमक होती है, दे आर लस्ट्रस, दे आर शाइनिंग इन नेचर, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें इनमें कोई भी जो है लस्ट्रस नेचर नहीं होता है एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन में थोड़ी सी चमक होती है, इसको आपको याद रखना है। तो आयोडीन इसका जो है वो है। सोनरस साउंड मतलब जिससे एक ध्वनि पैदा हो सकती है, ठीक है। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं ऐसे पदार्थ जिनसे हम ध्वनि पैदा कर सकते हैं, वो भी गूंजने वाली ध्वनि, उसको हम बोलेंगे सोनरस प्रॉपर्टी होना उसका, ठीक है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि मेटल्स जो है, अगर आप किसी भी लोहे को अगर पीटेंगे या कोई भी मेटल्स को अगर आप जो है मारेंगे तो वहां से क्या होगा, सोनरस साउंड प्रोड्यूस होगा, सुरीली ध्वनि जो है वहां से उत्पन्न होगी। जबकि अगर हम बात करें नॉन मेटल से तो ये पॉसिबल नहीं होता है, दीज आर द नॉन सोनरस, इससे कोई भी साउंड आपको निकलेगा नहीं। अब हम बात करते हैं हार्डनेस की। तो मेटल्स जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, ये आपको याद रखना है। मतलब जैसे लोहा आप देख लो, मतलब आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो है सॉलिड तो हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा टफ है, हार्ड है, उनको हम आसानी से जो है काट या तोड़ नहीं सकते, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें सोडियम और पोटेशियम को, तो हम नाइफ से भी क्या कर सकते हैं, उसको हम जो है काट सकते हैं केक की तरह, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम ये क्या है, एक्सेप्शन है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर है ना। अब हम बात करते हैं, इसकी बात करें तो डायमंड को छोड़ के सब क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो है इस प्रकार से बोलें तो सॉफ्ट होते हैं, मृदु होते हैं, इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये हमने जो है यहाँ पर इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज अर्थात इसके जो है भौतिक गुणों पे हमने जो है यहाँ पर चर्चा की। जनरली इससे क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए एक्सेप्शन और इन चीजों को आपको जो है यहाँ पर ध्यान में रखना है। इतना क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ तो हमने जो है फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा कर ली। नाउ अब हम आगे आते हैं और मूव करते हैं हमारे
केमिकल प्रॉपर्टी की कंपैरिजन में। तो कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से आपको रिएक्शंस याद नहीं करने हैं प्रीलिम्स के लिए। कोई भी रिएक्शन के फॉर्म में आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जनरली जो भी पूछा जाएगा बहुत बेसिक जो है क्वेश्चंस आपको यहाँ से भी पूछा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन विद H2O, अर्थात हम सबसे पहले जल के साथ क्रिया ये देखने वाले हैं। जल के साथ अभिक्रिया मतलब जो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, यहाँ हम अभिक्रिया देखने वाले हैं। और उसमें सबसे पहले हम किसके साथ में देख रहे हैं, अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं H2O के साथ में। तो मेटल्स ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड एंड रिलीजेस H2 गैस। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं यहाँ पर बोलूँ मेटल के बारे में, ठीक है, धातु के बारे में अगर बोलूँ तो वो जब भी H2O के साथ में अगर रिएक्शन करेंगे तो वहां से वो H2 गैस लिबरेट करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जनरली पूछा जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा वो ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां से H2 गैस रिलीज होता है जब भी कोई H2O के साथ में जो है रिएक्शन करेगा। जबकि नॉन मेटल्स जो है अगर हम बात करें तो ये वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे क्वेश्चन जो है आपको घुमा के पूछा जा सकता है, तो याद रखना है आपको नॉन मेटल्स रिएक्शन नहीं करते हैं। कारण भी से भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे तो आपको याद रखना है कि नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट डोनेट, ठीक है। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई ये जो है H2O के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। और नहीं करते हैं तो H2 गैस भी जो है रिलीज नहीं होगा, एक्सेप्ट जो है आपको याद रखना है, ठीक है, ये एक एग्जांपल याद रखना है कि नॉन मेटल्स जो है कोई भी नॉन मेटल्स आपको रिएक्शन करता हुआ नहीं दिखेगा, किसके साथ में, H2O के साथ में, क्योंकि वहां जो है यहाँ पर अगर हम बात करें मेटल्स जो है ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। किसको डोनेट करते हैं, हाइड्रोजन को, H2O के हाइड्रोजन को डोनेट करेंगे तब वहां से H2 क्या होगा, रिलीज होगा। लेकिन यहाँ पर H2 को रिलीज होने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाता, और इलेक्ट्रॉन अगर नहीं मिल पाएगा तो सिंपल सी बात है वो रिएक्शन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। ये बात आपको याद रखना है। नाउ तो पहला पॉइंट में क्लियर है आपको, पहला पॉइंट आप नोट कर ले कि मेटल्स जो है H2O के साथ में रिएक्शन करते हैं और साथ ही साथ क्या देते हैं, H2 गैस देते हैं और हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सिंपल सी बात, इसको आपको याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एग्जांपल देखना है तो Na+H2O यहां से क्या बनेगा, NaOH आपको बनता हुआ दिखेगा। क्या बनता हुआ दिखेगा, NaOH बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्या बनता हुआ दिखेगा, यहाँ पर आपको H2 गैस भी जो है रिलीज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आप देख रहे हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इतना आपको जो है यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। नाउ आगे हम बात करते हैं रिएक्शन विथ O2, अर्थात ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो जब भी कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ में जो है अभिक्रिया जब करता है तो वो बनाता है बेसिक ऑक्साइड। तो यहाँ मैं धातु के बारे में बात कर रहा हूं, धातु क्या बनाएगा, क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसका क्षारीय ऑक्साइड वो क्या होता है, बनाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्लियर है। तो यहां आपको याद रखना सबसे पहला पॉइंट कि धातु जब भी ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेंगे सबसे पहली पॉइंट क्या है उसमें कि वो क्षारीय ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड जो है फॉर्म करेंगे, ठीक है, जनरली सारे के सारे। लेकिन अगर हम अब इसमें भी एक चीज मैं यहां बता रहा हूं, जिंक एंड एल्यूमिनियम, जिंक और एल्यूमिनियम ये जो है ना ये दोनों के दोनों जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं, एम्फोट्रिक, उभयधर्मी मतलब ऐसे ऑक्साइड जो कभी कभी बेसिक क्षार की तरह भी जो है बिहेव करें या फिर एसिडिक जो है ऑक्साइड की तरह बिहेव करें। तो यहां पर आपको पॉइंट दिख रहा होगा, मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। जिंक की बात कर रहे हैं और एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, ये क्या बनाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब उभयधर्मी। उभयधर्मी किसको बोलते हैं, जो अम्ल की भांति भी और जो क्षार की भांति भी, जो एसिडिक
एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड दोनों की तरह जो है बिहेव करे, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, उभयधर्मी होना बोलते हैं। तो एल्यूमिनियम और जिंक को आपको जो है यहां पर याद रखना है। इसके बाद में मोस्टली जितने भी धातु के ऑक्साइड जो यहां से बनेंगे वो सारे के सारे इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, अर्थात जल में घुलनशील नहीं होते हैं, अघुलनशील होते हैं, हम बोल सकते हैं इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, कुछ जो है डिसॉल्व हो सकते हैं, ये बस आपको याद रखना है। तो जनरली अगर हम बात करें, मोस्टली की बात करें, अधिकतम की बात करें तो वो इनसॉल्युबल होते हैं, कुछ अल्कली ऑक्साइड मतलब कुछ ऑक्साइड्स को छोड़कर, बस इतना आपको याद रखना है। नॉन मेटल्स ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट तो करते हैं, बिल्कुल ऑक्साइड भी बनाएंगे वो, ठीक है, लेकिन इनके ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। इनके ऑक्साइड क्या होंगे, एसिडिक, यहां पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन आपको याद रखना है, इनके ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाए, सल्फर बनाए, और सल्फर देखिए सल्फर एसिडिक प्रॉपर्टी होता है। कैसे हमको पता लगा एसिडिक प्रॉपर्टी है, या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है, ठीक है, या मैं बोल रहा हूं कि NO2 एसिडिक होता है, तो मैं कैसे डिसाइड कर लिया, तो आपको एसिड रेन अम्ल वर्षा के बारे में पता होगा। अम्ल वर्षा में क्या होता है, जब यही ऑक्साइड्स, यही गैसें जल के साथ में क्रिया करती हैं तो ये क्या बनाती है, H2SO4 बनाती हैं। ये क्या बनाता है, H2CO3 बना लेता है। ये क्या बना लेता है, HNO3 बना लेता है। मतलब सिंपल सी बात है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या है, अम्ल हैं। अम्ल कौन बनाएगा, जिनके ऑक्साइड अम्लीय होंगे, मतलब ये सारे के सारे ऑक्साइड क्या है, अम्लीय है। तो यहां से आपको याद रखना है कि इनके ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। दूसरी चीज, वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल। ये सोल्यूबल, ये इनसोल्यूबल है, ये अघुलनशील है, ये क्या होंगे, घुलनशील होंगे। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और क्या बनाते हैं, देखो एसिड, यहां पर ये पॉइंट लिखा हुआ है, क्लियर है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नाउ अब हम बात करते हैं तीसरे प्रॉपर्टी की, रिएक्शन विथ एसिड। रिएक्शन विथ एसिड, अम्ल के साथ में अभिक्रिया। तो जितने भी मेटल्स हैं वो जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ में तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं। इतना आपको याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कोई मेटल है, कोई भी मेटल जैसे जिंक है, जिंक को अगर हम एसिड में डाल दिए, जिंक को हम किस में डाल दिए, एसिड में डाल दिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। यहाँ पर जिंक है और जिंक को हम क्या में ले लिए, या मान लीजिए HCl में ले लिए, ठीक है, HCl, इस किस में ले लिया हम, जिंक के टुकड़ों को हम HCl में डाले। जिंक क्या है, मेटल है, तो यहां से क्या बन जाएगा वो ZnCl2। ये क्या है, सॉल्ट, लवण है ये, और इसके साथ में क्या बनेगा, H2 गैस रिलीज होगा। तो यहां पर याद रखना है कि मेटल्स जब भी एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, और साथ ही साथ सॉल्ट मतलब लवण बनाने का काम करते हैं। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद HNO3 H2 गैस इज नॉट रिलीज, HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहां पर एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि बस HNO3 को छोड़ के, ठीक है, यहां एक एक्सेप्शन है कि बाकी एसिड के साथ में तो जब रिएक्ट होता है तो वहां H2 गैस निकलता है, जैसे HCl का एग्जांपल लिया, लेकिन जब HNO3 का जो एग्जांपल आता है ना तो जनरली वहां पर H2 गैस रिलीज नहीं होता है। इसको आपको याद रखना है। नाउ अगर हम बात करें यहां एसिड की, तो यहां पर आपको याद रखना, नो रिएक्शन विद एसिड ऑकर्स टू रिलीज H2 गैस। बस सिंपल सी बात है कि यहां पर कोई भी जो है अभिक्रिया नहीं होगी, कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। तो नॉन मेटल्स वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं देते, नॉन मेटल्स जो है एसिड के साथ में भी रिएक्शन नहीं देते हैं। इसको भी आपको जो है यहां पर ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट हमारा जो है वो क्या है, बेसिकली अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट हमारा है यहां पर एसिड के साथ तक हो गया है। अगला पॉइंट है हमारा सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में अभिक्रिया हम यहां पर देखने वाले हैं, ठीक है, रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। चलिए सॉल्ट सॉल्यूशन बोलने का मतलब क्या है, जो भी लवण होते हैं उनका जो विलयन होता है उस पे हम जो है यहां पर देखने वाले हैं। तो व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl का अगर हम सॉल्यूशन ले लें, विलयन ले लें, NaCl एक्वस, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हम पात्र ले रहे हैं और उसमें हमने क्या ले लिया है, NaCl ले लिया है, ठीक है, ये सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। तो NaCl का सॉल्यूशन है।
तो when metals react with solid solution, more reactive metals displaces less reactive metals from its solid solution। मतलब बोलने का मतलब यह है कि जब भी कोई सॉल्ट सोल्यूशन से रिएक्शन होगा मेटल्स का, तो वहां पर ज्यादा क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को रिप्लेस कर देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर Zn प्लस CuSO4, ये एक रिएक्शन है यहां पर, ठीक है। अब आपको ये समझना है यहां पर कि जिंक जो है ये क्या है, मेटल है। कॉपर सल्फेट क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्ट सॉल्यूशन है। क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब ये जो है विलियन है, लवण इसको हम बोल सकते हैं। इससे जब रिएक्शन होगा ना तो क्या बनेगा, ZnSO4। मतलब आप ये समझिए कि जिंक जो है कॉपर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और यहां पर से क्या बन गया, ये कॉपर अलग हो गया। मतलब हाई रिएक्टिव मेटल्स जो है, हाई रिएक्टिव मेटल्स लेस रिएक्टिव मेटल्स को क्या करता है, बेसिकली रिप्लेस कर देता है। कब, जब वो रिएक्ट करता है सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर से डिसाइड होता है, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद में यहां पर क्या होगा, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इतना आपको जो है यहां पर ध्यान रखना है। यहां भी वही चीज है कि ज्यादा जो हाई रिएक्टिव मेटल्स है, जो उच्च क्रियाशील धातु है, वो कम क्रियाशील धातु को क्या करता है, जो है विस्थापित कर देता है और खुद जो है सॉल्यूशन बना लेता है। अगला है रिएक्शन विद क्लोरीन। रिएक्शन विद क्लोरीन अर्थात क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया। तो धातु जो होते हैं, मेटल्स जो होते हैं, दे रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म मेटल क्लोराइड। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन का अगर सोडियम के साथ में रिएक्शन करा हो तो क्या बनेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। इट इज एन आयोनिक बॉन्ड। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात की, उनके बीच जो बंध बनता है वो कैसा होता है, आयनिक बंध। आयनिक बंध क्या होता है भाई, आयनिक बंध वो बंध होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो। तो मैंने आपको NaCl जब बन रहा था तो उसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जब बना रहे थे हम, तो वहां मैंने आपको बताया था कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो उनके बीच आपस में बॉन्डिंग होती है। तो देने और लेने वाली बात जहां पर आएगी वहां पर आयनिक बंध, आयोनिक बॉन्ड, इसको आपको यहां पर जो है याद रखना है। नाउ इसके बाद अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म नॉन मेटल क्लोराइड। ये मेटल क्लोराइड बनाएगा, ये नॉन मेटल क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है, ये जब भी क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेंगे ये आयनिक बंध बनाते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं अलग से, यहां पर क्या बनेंगे, आयनिक बंध। और आयनिक बंध बनेंगे तो आयनिक कंपाउंड बनेंगे, आयनिक यौगिक बनेंगे। जबकि यहां पर कौन सा बंध बनता है, यहां पर बनता है सहसंयोजी बंध। ये क्या होता है भाई, सहसंयोजी बंध वो बंध होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जब भी कोई बंध किसी दो धातुओं के मध्य या कोई भी दो एलिमेंट के मध्य अगर जो है बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और वो दोनों इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो दैट बॉन्ड इज बेसिकली नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड, या फिर उसको हम सहसंयोजी बंध बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोलेंगे, सहसंयोजी यौगिक, कोवैलेंट कंपाउंड यहां पर बनता है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। H2 के साथ में जब भी रिएक्शन होगा हाइड्रोजन का, तो वो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्राइड बनाएगा। और जनरली कौन रिएक्ट करता है, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वही हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, सबके सब रिएक्ट नहीं करते हैं। जनरली अगर हम बात करें नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करते हैं, ये भी क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। तो यहां पर हमने कुछ बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स की यहां पर चर्चा की, और यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं। अभी हम आगे आते हैं और हम जो यहां पर देखने वाले हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल, ठीक है, क्योंकि जनरली इससे भी क्वेश्चन जो है कई बार आ सकता है, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है, अर्थात क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम। ये आपको डायरेक्ट क्रम से भी 4 ऑप्शन देके क्वेश्चन पूछ सकता है, क्रियाशीलता का क्रम, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला जो मेटल होगा, और जो हम जितने भी अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं ये हम हाइड्रोजन के कंपैरिजन में देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा जो बीच में होगा वो होगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से हम कंपेयर करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के ऊपर वाले हाईली रिएक्टिव, नीचे वाले क्या होंगे, कम रिएक्टिव होंगे। तो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन का साइन लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं पूरा नाम भी यहाँ पर लिख देता हूँ इसका हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हम जो है यहाँ पर लिखेंगे। अब ऊपर मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ
ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो ऊपर वाले हैं वो हाईली रिएक्टिव है, अत्यधिक क्रियाशील धातु है। तो सबसे पहले आएगा पोटेशियम। सबसे पहले क्या आएगा? पोटेशियम। मैं यहाँ पर जो है सिंबल लिख रहा हूँ, आप चाहें तो उसका पूरा नाम भी लिख सकते हैं। तो पोटेशियम, ठीक है। दूसरा है आपका सोडियम, तीसरा है आपका कैल्शियम, ठीक है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद में, तो याद रखिए पोटेशियम पहला, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, इसके बाद में सोडियम, उसके बाद में कैल्शियम, उसके बाद में मैग्नीशियम, उसके बाद में एल्यूमिनियम, उसके बाद में जिंक, उसके बाद में टीन, ठीक है, उसके बाद में लेड। इतना आपको याद रखना है। जिंक के बाद में यहाँ पर आयरन भी आएगा, एक सेकंड। जिंक के बाद में आपका आयरन, उसके बाद में लेड, टीन सॉरी, फिर लेड। ये हो गया हाइड्रोजन। यहाँ पर आपका नीचे आएगा, यहाँ पर मैं अलग से लिख देता हूँ। तो ये जो अभी हमने लिखा है ये हाइड्रोजन, ठीक है। जितना भी आपको दिख रहा है यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन और लेड, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। ये जो है, ये अगर हम बात करें तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। या हम बोल सकते हैं हाई रिएक्टिव। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हैं ना, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हैं, क्रियाशीलता क्या होती जा रही है? क्रियाशीलता बढ़ रही है। क्रियाशीलता में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। रिएक्टिविटी क्या हो रहा है? रिएक्टिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इसको आपको याद रखना है, ये क्रम आपको याद होना चाहिए। तो कई बार क्वेश्चन में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे देखिए यहाँ पर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, इस प्रकार से आपको ऑर्डर दे दिया। जैसे मान लीजिए आपको फिर उसको इस प्रकार से लिख दिया मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, इस प्रकार से आपको कुछ भी ऑर्डर दे सकता है और जंबल करके, और आपको पूछेगा रिएक्टिविटी ऑर्डर बताइए, 4 ऑप्शन देके। तो इसलिए आपको जो है यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया किसके बारे में? मेटल्स के बारे में। ऊपर हमने यहाँ पर देखा जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद कौन सा आएगा? इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं, इसके बाद आएगा कॉपर, ठीक है। इसके बाद मरकरी, इसके बाद गोल्ड, अच्छा सिल्वर भी आएगा इससे पहले, गोल्ड, Au और लास्ट में प्लेटिनम। तो ये हो गया, ठीक है। तो यहां कौन कौन सा हो गया? कॉपर, मरकरी, इसके बाद में आपका सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये टी है, ठीक है। इसको मैं फिर से लिख देता हूं, तो प्लेटिनम ये हो गया। तो इतना आपको याद रखना है। कैसे कैसे हमने देखा क्रम एक बार बता रहा हूं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, उसके बाद में हाइड्रोजन, इसके बाद में नेक्स्ट कॉपर, मरकरी, एल्यूमिनियम बोल रहा हूं मैं, सिल्वर, और फिर इसके बाद में गोल्ड और प्लेटिनम। इतनी जो चीजें हैं, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है? लेस रिएक्टिव है। समझ गए आप? तो इतना आपको याद रखना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक रिएक्शन मैंने आपको दिया था कि जैसे मैं बोल रहा हूं कि जिंक का रिएक्शन हो रहा है, किसके साथ में हो रहा है? जिंक का रिएक्शन हो रहा है कॉपर सल्फेट के साथ में। तो इससे क्या रिएक्शन बनेगा? ये इसको क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है। आप देखें ऑर्डर में तो जिंक जो है ऊपर में है, कॉपर नीचे में है, मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये जिंक सल्फेट बना लेगा, ठीक है। और साथ में क्या रिलीज कर देगा? यहाँ पर कॉपर को अलग कर देगा, ठीक है। अगर मैं यही चीज बोलूं कि कॉपर अगर जिंक सल्फेट के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या रिएक्शन होगा? तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहां पर नो रिएक्शन। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं इसका इस्तेमाल करते हुए, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको जो है याद रख सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहां पर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये ऊपर वाले जितने भी हैं ये हाईली रिएक्टिव हैं, और इधर वाले क्या हैं? लेस रिएक्टिव हैं। तो इसको आपको याद रखना है। आप कैसे भी याद रख सकते हैं। जनरली मैं जो है, आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर एक ट्रिक भी मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप चाहें तो पीएससी माँ जटिल है, मतलब पीएससी बहुत जटिल है, इस प्रकार से आप उसको समझ सकते हैं। तो पीएससी, पी मतलब पोटेशियम, एस मतलब सोडियम, सी मतलब कैल्शियम, माँ, एम मतलब मैग्नीशियम, आ मतलब एल्यूमिनियम, और फिर जटिल जिंक, फिर आयरन, फिर टीन और फिर लेड।
तो इस प्रकार से आप उसको याद कर सकते हैं चाहे तो, या अपने आप जैसा भी आप चाहें तो उसको इस ऑर्डर को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं उपधातु की, उपधातु की बात करते हैं। ठीक है, उपधातु की बात करते हैं। उपधातु या जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड्स बोलते हैं। मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स क्या है? तो मेटेलॉइड्स में कैसा गुण होता है? मेटेलॉइड्स की संख्या कितनी होती है? मैं बताया था आपको 7 होती है। मैं एक बार फिर से जो है आपको वहां पर ले जाता हूं कि मेटेलॉइड्स कौन कौन से हैं। अगर हम यहाँ देखें तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, उसके बाद में एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये जो आपको दिख रहे हैं ग्रीन कलर में, वो बेसिकली ये वाले सेक्शन जो आपको दिख रहे हैं ये, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे आपके? ये कहलाएंगे आपके मेटेलॉइड्स, उपधातु। उपधातु की अगर हम बात करें तो उपधातु जो है इसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो है अगर इनकी हम बात करें तो ये लस्ट्रस तो होते ही हैं, चमकदार थोड़े से होते हैं। मतलब आप ये समझिए इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी, ठीक है, गुण धर्म की अगर हम बात करें इनके, तो इनके जो गुण धर्म है ये मेटल्स और नॉन मेटल्स, अर्थात अगर हम बात करें तो अधातु और धातु, इनके बीच की प्रॉपर्टी होती है। तो दे लाई बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऐसा हमने देखा पीरियोडिक टेबल में, यही उनको डिवाइड कर रहा है अधातु उपधातु, सॉरी। अब अगर हम इनकी प्रॉपर्टी की बात करें ना, तो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स और प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स को देखें तो इनके बीच में ये लाई करते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं कि भाई दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट, नहीं, मॉडरेट जो है एक प्रकार से अगर हम बोलें तो ये जो है सामान्य तौर से जो है चालक होते हैं। मतलब बहुत अच्छे चालक भी नहीं और बहुत कुचालक भी नहीं, मतलब दे आर नॉट बैड कंडक्टर एंड दे आर नॉट गुड कंडक्टर एज कंपेयर टू मेटल्स। तो हम बोल सकते हैं कि इनकी जो गुणधर्म होती है, प्रॉपर्टी जो होती है, वो नॉन मेटल्स और मेटल्स के बीच में लाई करती है। क्लियर है? तो यहां से हमको समझना है कि उपधातु की अगर हम बात करें तो ये क्या गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के? तो गुड कंडक्टर तो नहीं है, मॉडरेट कंडक्टर है। अर्थात अगर इनमें कुछ हम मॉडिफिकेशंस कर देना तो इन पे जो है कंडक्टिविटी इनको बढ़ाई जा सकती है। जनरली इनको हम अर्धचालकों के रूप में देखते हैं। किसके रूप में देखते हैं? अर्धचालकों के रूप में। अर्थात इन्हीं को तो हम क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? सेमी कंडक्टर्स। ये आपको याद रखना है। अर्थात जो अर्धचालक जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, जितने भी आप जो हैं चिप्स देखते हैं आपके सर्किट में, वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं? अर्धचालकों के रूप में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया। ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा गैलियम आर्सेनाइड एक अलग से उसको बनाया जाता है 13th ग्रुप और 15th ग्रुप को जो है मिलाकर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड अर्धचालकों के रूप में यूज होता है, जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? ये है उपधातु। ठीक है, अर्धचालक, चालक नहीं है, अर्धचालक है, लेकिन उनको बहुत अच्छा चालक हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स, इनके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी इकट्ठा की और जनरली क्वेश्चन इनके प्रॉपर्टी से ही पूछा जाता है। और बाकी कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो सारी चीज़ें हमने जो है पीरियोडिक टेबल में डिस्कस ऑलरेडी की हुई है। तो यहाँ हमारा जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो प्रॉपर्टी वाला सेक्शन है वो कंप्लीट होता है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद जो है हम कोरोजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और अलॉयस के बारे में पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा जो है पढ़ेंगे इनके एक्सट्रैक्शन से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, धातुओं के निष्कर्षण से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये हम अगले वीडियो में जो है चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में सारी जानकारी हमने ले ली है। अगले मेटल्स में इनके एप्लीकेशन बेस्ड हम जो है टॉपिक को चर्चा करेंगे, जिसमें हमने संक्षारण पढ़ना है, लोहे का जैसे जंग लगना। ठीक है, इसके अलावा उसको बचने के उपाय पढ़ेंगे, अलॉय मिश्र धातु के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स अर्थात धातुओं का निष्कर्षण। तो आने वाले 2 वीडियो में हम इन पर चर्चा करेंगे, जहां से जनरली क्वेश्चन पूछे जाने के आसार होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल खनिज और अयस्क, वहां से क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं कि लोह का अयस्क कौन सा है इनमें से, या कॉपर का अयस्क कौन सा है, जिंक का कौन सा है। तो उस प्रकार के क्वेश्चन को हम भी जो है काउंटर करेंगे वहां पर। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहाँ पर खत्म करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।